मैंने उससे पूछा साबुन क्यों? उसने कहा भाई साहब 2 पहले लक्ष्य पड़े हैं, उसको खत्म। कुछ लोग जब आरसीएम में आते हैं तो दिमाग लगाना चालू करते हैं थोड़ा सा। एक व्यक्ति को मैंने पूरा समझाया, पूरा प्लान समझाया। मैंने कहा सारे प्रोडक्ट लेगा? उसने कहा 100% यूज करूंगा सर, सिर्फ साबुन को छोड़कर। मैंने उससे पूछा साबुन क्यों? उसने कहा भाई साहब 2 पहले लक्ष्य पड़े हैं, उसको खत्म करूंगा, उसके बाद आरसीएम का लेना चालू कर दूंगा। कैसे कैसे नमूने बैठे हैं। अब तक वो मेरी टीम में 1.5 करोड़ लोग हैं, 16 लाख 15 लाख 14 लाख एक्टिव लोग होंगे। अगर वो 14 लाख लोग 2 साबुन नहीं खरीदे तो मेरे पास कितने करोड़ बीवी का नुकसान होता है। 2 साबुन का पैसा बचाने के लिए लाखों रुपए का नुकसान हम लोग कर देते हैं। अगर आरसीएम के प्रति हमारा समर्पण नहीं है, समर्पण उसी तरह से जो मां बेटे के बीच में समर्पण होता है। आरसीएम मां है, अगर आप ये समझेंगे और 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए, आप 100% आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आप ये पहला पायदान पार कर लेंगे। कितने लोग तैयार हैं उसके लिए? दिमाग को नहीं लगाएंगे। एक आदमी ने कहा भाई साहब साबुन नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इस पे ऐश्वर्या राय का फोटो नहीं है। मैंने कहा उससे क्या होता है? वो कहा सर फोटो देखकर नहाने से तरोताजगी आ जाती है। मैंने कहा पागल आदमी, फोटो परमानेंट लगा दे बाथरूम में, ना तो आरसीएम के साबुन से। क्योंकि समर्पण नहीं है तो फिर दिमाग लगाना हो गया, और दिमाग लगाओगे तो बार बार आपको वो दंड भुगतना पड़ेगा। एक राजा सजा दे रहा था कि सजा यह है या तो 100 जूते खाओ या 100 प्याज खाओ। तो उसने कहा क्या खाओगे? उसने कहा साहब जूते कौन खाएगा, इतने सारे लोगों के सामने प्याज खा लेंगे। लेकिन वो सोचा नहीं कि 100 प्याज खाने, 4-5 ही खाए थे। इतना पसीना आने लगा कि छठा खाते खाते उसे लगा कि उसका प्राण, पूरा जीवन खत्म होने वाला है। तभी उसे पता चला कि नहीं नहीं, प्याज खाना बहुत कठिन है, मैं तो जूते खा लूंगा। राजा ने शर्त रखी, कुछ भी खा लो, अगर बीच में बदलोगे तो पहला काम पहले नंबर से ही करना पड़ेगा। उसने प्याज खाना चालू किया, प्याज में असफल हुआ तो उसने जूते खाना चालू किया। जूते में 5-7 पड़ते ही उसे लगा कि ये बहुत मुश्किल है, तो राजा ने कहा फिर 1 से खाओ। यानी हर बार जाएंगे, अगर समर्पण नहीं है आरसीएम के प्रति, बार बार 1 से ही काम चालू करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो संस्कारी होना होगा, वैल्यू बेस्ड होना पड़ेगा। अगर वैल्यूबल नहीं है, आप वैल्यू बेस्ड काम नहीं कर पा रहे हैं। हर व्यक्ति अगर सिर्फ पैसों की दौड़ में चाहता है कि कोई आदमी मूर्ख बन जाए और उसकी टीम में आ जाए, और अगर इस तरह की कोई सोच है, हमारी सोच ही नहीं है कि हम सेवा भाव के थ्रू जाएं, तो फिर हम कामयाब नहीं होंगे। और वैल्यूबल और वैल्यू बेस्ड अगर आपको शिक्षा चाहिए, संस्कार वाली शिक्षा आपको चाहिए, तो 6:30 बजे क्या है? 6:30 बजे गुरुकुल। 6:30 बजे क्या है? हाथ खड़ा करके बोलो, दोनों हाथ खड़ा करके बोलो। 6:30 बजे कहां है? गुरुकुल। गुरुकुल। सुविधा इतनी है कि आप जूम पर डायरेक्ट आ सकते हैं। जूम पर अगर आपका नंबर नहीं आया तो यूट्यूब पे आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी दिन अगर आप यूट्यूब पर 6:30 बजे नहीं आए तो आप बाद में भी उस पूरी की पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और एक एक चीज को आप देखेंगे तो आपके अंदर से परिवर्तन आने लगेंगे। और जब आदमी चारित्रिक रूप से टॉप पे जाता है तो ही वो अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में टॉप पर जाता है। तो वादा करते हैं मेरे से आप? ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम कितना भी ज्ञान ले लें, लेकिन ज्ञान के बाद किसी काम में, किसी चीज में पहला कदम रखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है। आपको मैं पूरा सिखा दूं अभी तैरना कैसे है। तैरना कैसे है अगर पूरा सिखा दूं तो क्या पानी में कूदना आसान हो जाएगा? नहीं, आपको डर लगेगा। जब तक कि कोई व्यक्ति आपको मोटिवेट करने वाला ना मिले, जब तक कि कोई आपको इंस्ट्रक्टर ना मिले, टीचर ना मिले, गुरु ना मिले जो गारंटी ले कि मैं तुझे कामयाब कर दूंगा, तुझे डूबने नहीं दूंगा,
वो आपके सामने पहले छलांग लगाकर नीचे खड़ा होकर आपको इशारा करे कि तू किसी भी हालत में नहीं डूबेगा। जब ये मोटिवेशन मिलता है ना, तो ही आदमी कूदने के लिए तैयार होता है। हेलो। तो हमेशा माहौल में रहना है। गुरुकुल हो या कोई एकेडमी फंक्शन हो या भिलवाड़ा के फंक्शन हो, जोनल इवेंट हो, लगातार माहौल में रहेंगे तो दुनिया आसपास के लोग आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगी। माहौल बनाना है। माहौल कब बनेगा? जब पॉजिटिव बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, लोगों के साथ रहेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे उसकी कामयाबी के लिए, तो माहौल बनेगा। और तीसरा, माहौल में ले जाना है। कोई भी आदमी आपको ये नहीं मानेगा कि आप जो बोल रहे हैं उसकी बात को आपको हूबहू मान लेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं रास्ते से आ रहा था तो इस ऑडिटोरियम की जितना बड़ा हाथी मुझे दिखा, तो आप मेरी बात मानेंगे क्या? यही झगड़ा है। आरसीएम बहुत बड़ा है, लेकिन आप उसे समझा नहीं पा रहे। आप कहते हैं कंपनी बहुत बड़ी है, इनकम बहुत बड़ी आती है, वैल्यू बहुत अच्छी मिलती है, और इस अभियान में आप कई लोगों की सेवा भी कर सकते हैं। हजार तरह की बातें आप बोलते हैं, लेकिन सामने वाला इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उसने देखा नहीं। जब भिलवाड़ा आकर देखता है तो मानना लगता है, जब वो किसी फंक्शन में आता है तो मानने लगता है। तो माहौल में ले जाना आपके लिए जरूरी है। झगड़ा यह है कि आप जब प्लान बताते हैं तो आप कहते हैं हाथी बड़ा होता है, तो सामने वाला कहता बड़ा नहीं होता है। मैं कहता हूं होता है, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं होता है। मैं कहता हूं होता है, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं होता है। होता है। आप बोलिए नहीं होता है। बोलिए नहीं होता है। नहीं होता है। 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 होता है। अरे होता है। अब मैं आपको डरा डरा कर भी बोलूंगा तो आप मानोगे क्या? क्योंकि आपने तो देखा ही नहीं है। तरीका यही है कि बाहर बस पड़ी है, हाथी वहीं पर बैठा है, ले जाकर दिखाऊंगा, फिर आप बोलोगे क्या? जब हाथी देख लोगे तो क्या बोलोगे? होता है। हाथी देख लोगे तो क्या बोलोगे? तो तुम देख लोगे तो बोलोगे होता है। तो घर पर जाकर अपनी बीवी को समझा देना कि इतना बड़ा हाथी होता है। बीवी तुम्हारे नाक को सूंघेगी, वो कहे पागल हो गया, इतना बड़ा हाथी होता ही नहीं है। तो बीवी जो ही बोले नहीं होते, उसे बिठाना है बाइक पे और हाथी के सामने ले जाना है। तो बीवी क्या बोलेगी? होता है। तो बीवी को बोलना कि अब तुझे पता चल क्या होता है, जा तेरे भाई को समझा दे। भाई मान जाएगा? भाई कहेगा क्या जी तुम भी जीजाजी के साथ रहते रहते ऐसी बन गए। इतना बड़ा हाथी होता नहीं है। हर व्यक्ति को ले जाके दिखाना पड़ेगा, यहां पर लाना पड़ेगा, इन फंक्शनों में, इन जोनल इवेंट में लाना पड़ेगा, आरसीएम वर्ल्ड में लाना पड़ेगा, गुरुकुल में लाना पड़ेगा, तब आदमी मानेगा कि इतना बड़ा हाथी होता है। माहौल में रहना है, माहौल बनाना है, और माहौल में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।